हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी जीडी का पेपर कर रहे थे इंग्लिश का, जिसमें से 5 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज प्रीवियस पेपर का छठा सेट है और ये पेपर भी 1 दिसंबर का है, जिसमें ये सेकंड शिफ्ट से दिया गया है। इसके बाद अब हम लोग कल से करेंगे 2 दिसंबर को जो पेपर हुए थे उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का। ऐसे ही डेली या अल्टरनेट पे हम लोग एक एक पेपर सेट लगाते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है पिछले 5 सेट आप लोगों ने देख लिए होंगे और जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो पिछले 5 सेट देख लें। 5 सेट का लिंक इस वीडियो के साथ दिया हुआ है और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ भी इसी के साथ अटैच्ड है। आप लोग लिंक देख करके पीडीएफ सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद डिस्कशन करते हैं, फिर मज़ा आएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने पीडीएफ सॉल्व कर लिया है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों का आज का डिस्कशन यहाँ से कंटिन्यू होता है और आज के डिस्कशन का ये पहला क्वेश्चन रहा। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या दिया हुआ है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या हुआ, ये देखिए जगह आपको दिख ही रही है। स्टेटमेंट पढ़ना उतना ज़रूरी भी नहीं था। चलिए देखते हैं क्या लगेगा यहाँ पे। तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द हैवी रेन अफेक्टेड डैश सो मच, ठीक है, दैट वी कुड नॉट प्रोसीड फर्दर। मतलब भारी बारिश हुई और इस भारी बारिश ने इतना ज़्यादा अफेक्ट किया। किस चीज़ को अफेक्ट किया ये पूछा जा रहा है कि वी कुड नॉट प्रोसीड फर्दर, कि हम आगे नहीं बढ़ पाए। इतना अफेक्ट किया कि हम आगे नहीं बढ़ पाए। किसको अफेक्ट किया? भारी बारिश ने डिस्टेंस को अफेक्ट किया होगा, या विजिबिलिटी को, या सीन को, या आउटलुक को। तो बारिश से आउटलुक नहीं अफेक्ट होता, ना तो दूरी पर कोई प्रभाव पड़ता है। भारी बारिश होगी तो किस पे असर पड़ेगा? विजिबिलिटी पे असर पड़ेगा, मतलब दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया इसका? 2 हो गया। हैवी बारिश ने, हैवी रेन ने विजिबिलिटी को इतना ज़्यादा अफेक्ट किया कि हम आगे नहीं बढ़ पाए। क्लियर? तो आपका आंसर कौन सा हो गया? 2 वाला हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपके सामने है, जैसा पिछले में हुआ था, स्लैश लगे हुए हैं, इसका मतलब ये एरर का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। ही हैड, उसके बाद लिखा है प्रिपेयर वेल। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया यार। बिफोर द एग्जामिनेशन सो ही डिड वेल। तो एग्ज़ाम के पहले उसने बहुत बढ़िया से तैयार किया था, इसलिए उसने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया। तो हैव की किसी भी फॉर्म के साथ, हैज, हैव, हैड, हैविंग, इन सब के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो जब ये हैड है तो ये प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। तो यानी कि आपका कौन सा पोर्शन गलत है? थर्ड वाला, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हुआ इसका? एक बार फिर से थर्ड, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये साइनोनियम है। साइनोनियम है तो साइनोनियम में किसका साइनोनियम पूछा? वियरी। वियरी का मतलब क्या होता है? थका हुआ। क्या होता है? थका हुआ, ठीक है। अब ये थका हुआ में कमज़ोर वाला नहीं है, काम करके थका हुआ। तो थका हुआ की एक अंग्रेजी और क्या होती है? टायर्ड होती है। एक वर्ड और क्या होता है? एग्जॉस्टेड होता है, ठीक है, एग्जॉस्टेड होता है, ठीक है। इस तरह से थका हुआ के लिए तमाम वर्ड हैं। देखिए इसमें से क्या मिलता है। अपसेट होगा नहीं, टायर्ड, ये देखिए आंसर मिल गया। हैप्पी और फ्रेश तो होंगे नहीं, ठीक है। तो आपके लिए कौन सा आंसर हुआ? टायर्ड। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, एकदम बच्चों वाला यार, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और जो वर्ड दिया हुआ है वो भी बहुत बेसिक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड फ्रेज दिया है मूव फास्टर। मूव फास्टर का मतलब और तेज। आप जितना तेज चल रहे हैं उससे और तेज चलने लगेंगे। तो और तेज चलने को क्या कहते हो? एक्सिलरेट कहते हो। एक्सिलरेट का मतलब जानते हैं क्या होता है? टू जॉय, मतलब क्या होता है? किसी को खुश कर देना, एक्सिलरेट कर देना होता है। तो ये तो हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ वर्ड है, ठीक है, हैप्पी हो गया। एक्सिलरेट का मतलब स्पीड अप कर देना। एक्सिलरेट का मतलब क्या होता है? स्पीड अप कर देना। स्पीड अप कर देने का मतलब क्या हुआ? आप 10 की स्पीड में जाने, 15 की स्पीड में दौड़ने लगे तो एक्सेलरेट कर देना। मूव फास्टर, और तेज चलने लगो, मतलब आपको एक्सेलरेट कर दिया गया है। अब ये वर्ड भी देख लो। एब्डिकेट का मतलब होता है ना, जिसे पद वगैरह त्याग देना। सपोज आप राजा हैं और बूढ़े हो गए हैं, अपने बेटे को राज्य देना है, तो बेटे के पक्ष में आप राज्य को त्याग देते हैं तो एब्डिकेट करते हैं। ये पद त्याग के लिए यूज किया जाता है। एब्डिकेट क्या होता है? पद त्याग, ठीक है। लेकिन ये रिजाइन करना नहीं होता, किसी के फेवर में त्याग रहे हैं। एब्निगेट का मतलब क्या होता है? डिनाई करना, ठीक है। किसी बात से आप इनकार कर दे रहे हो तो वो हो जाता है।
ठीक है, चारों वर्ड काम के थे, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, एक्सीलरेट होगा। एक बार फिर कौन सा आंसर हुआ आपका, 2। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? नहीं, 4 तो हो चुका है, 5 है। ये बताना है आपको इडियम की मीनिंग। ठीक है, एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम क्या है, फ्ली मार्केट। फ्ली मार्केट क्या होता है, ये नाम सुना है आप लोगों ने कभी? नहीं सुना होगा, चलिए मैं बताता हूँ। फ्ली मार्केट क्या होती है कि एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ एंटीक चीज़ें मिलती हैं। एंटीक मतलब बहुत पुरानी सी दुर्लभ टाइप की चीज़ें मिलती हैं, या फिर जहाँ पे आप सेकंड हैंड चीज़ें खरीद सकते हैं। तो दो चीज़ें, या तो आपको एंटीक मिल जाए ऑप्शन में, या सेकंड हैंड मिल जाए। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, एंटीक और सेकंड हैंड दोनों मिल गया, तो ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ वेजिटेबल्स नहीं, वेजिटेबल फ्रूट की बात ही नहीं होती है। स्टोलन गुड्स, चोरी का सामान बिकता है, चोर बाज़ार नहीं, ये चोरी का वाला नहीं है, चोर बाज़ार नहीं है ये। फिश और मरीन, तो फ्ली में फिश और मरीन से भी कोई लेना देना नहीं है। ये वाला वही होगा जहाँ पे एंटीक और सेकंड हैंड चीज़ें मिलती हैं, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। देखते हैं 6 में क्या कह रहे हैं। देखने में तो आ रहा है कि ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। इनकरेक्टली, ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब वो वर्ड जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट हो। तो आ जाओ ऑब्जर्वेटरी, ये मुझे सही, ये गलत लग रही है, क्योंकि ऑब्जर्वेटरी में स्पेलिंग क्या होती है, ओ होता है, बी होता है, एस होता है, ई होता है, आर होता है। ठीक है, उसके बाद वी होता है, ऑब्जर्व हो गया, उसके बाद टी होगा VAT। उसके बाद जानते क्या होगा, VAT के बाद फिर A लगेगा और उसके बाद RY लगेगा, और यहाँ TRY ऑब्जर्वेटरी दे दिया, ऑब्जर्वेटरी नहीं है, तो TRY की जगह TARY होना चाहिए था, यही गलत है। ठीक है, तो आंसर यही होगा, जो गलत है वही आंसर है। अब देखो, एडोलसेंस की स्पेलिंग एकदम सही है, मेटलर्जी की स्पेलिंग एकदम सही है, प्रोलॉग की स्पेलिंग एकदम सही है। तो जो सही है वो आंसर नहीं होंगे, जो गलत है वही आपका आंसर होगा। इस लिहाज से आपका इसमें आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या है 7 में, देखो पूछना उछना नहीं है कुछ, क्या है ये, देखो खाली जगह दे दी है, एक डब्बा दिया है तो इस डिब्बे को भरो, और नीचे दिया है मटेरियल, तो चलो भरते हैं। कस्टमर्स डैश मनी फॉर द डैमेज्ड प्रोडक्ट। आपने कुछ खरीदा और वो टूटा हुआ निकला, तो आप क्या करेंगे, तो टूटे हुए सामान के बदले में पैसा आस्क मतलब पैसा मांगेंगे कि ग्रांट करेंगे, देंगे काहे भाई, आप सवाल ही नहीं होता, अलाउ करेंगे, तुम्हें देना हो जाएगा। तो कस्टमर देगा नहीं, कस्टमर टूटी फूटी चीज़ों का पैसा देता नहीं है, उसके बदले में क्या करता है, मांग करता है। मांग करता है तो बताओ क्लेम करेगा या आस्क करेगा, तो आस्क तो नहीं होगा, डिमांड होता तो अलग बात थी, तो क्लेम होगा। पैसा वो क्या करेगा, आपने कुछ खरीदा वो टूटा हुआ निकला, तो आप पैसा क्लेम करते हैं, डिमांड करते हैं, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक पोर्शन अंडरलाइन करके दिया हुआ है, इसका मतलब वही है, गलत है तो इम्प्रूवमेंट, नहीं गलत है तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। तो देख लेते हैं। शी टोल्ड हिम इनडायरेक्ट में आ गया, डोंट टच हर बैग। ये तो ऐसे लगता ना यार, जैसे कहीं लिखा होता शी टोल्ड हिम, शी सेड टू हिम, उसके बाद ये इन्वर्टेड कामा लगा होता, तब क्या लगाया जाता, डोंट टच, ऐसे लिखा होता। लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट बना दिया जाता है, शी टोल्ड हिम में इन्वर्टेड कामा जब आप हटाओगे तो डोंट की जगह क्या होता है, ये डोंट हो जाता है नॉट टू। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट बनाया गया है, इनडायरेक्ट में इसमें डोंट की जगह क्या हो जाना चाहिए, नॉट टू हो जाना चाहिए। तो आप ढूंढिए ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा। तो मैं ज़रा क्लियर करता हूँ इसको, क्लीन करने के बाद देखता हूँ, डोंट टच की जगह नॉट टू आना चाहिए था, नॉट टू टच, ये मिला हमको नॉट टू टच। ठीक है, टू नॉट नहीं होगा, नॉट टू टच होगा, उसमें ईडी भी लगा हुआ है, इसलिए भी गलत हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ये होगा आपका आंसर नंबर 2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। देखो ये लिखा है वन वर्ड सब्सटीट्यूट। अब ये लिखा है अ पार्टनर इन क्राइम। अ पार्टनर इन क्राइम का मतलब क्या हुआ, किसी अपराध में आप किसी का साथ दे रहे हैं, तो आपको हिंदी में कहा जाएगा सह अपराधी, सह अपराधी। ठीक है, ये हो गया। मौसेरे भाई नहीं होंगे, ये ना कहना चोर चोर मौसेरे भाई, तो मौसेरे भाई हो गए, सह अपराधी। और सह अपराधी को, जैसे मान लो सपोज करो भाई बहन 2 हैं घर में, ठीक, तो भाई को फ्रिज से लड्डू चुराना है,
और बहन गेट पर देख रही है कि मम्मी आएंगी तो बताएंगे, या मम्मी पता लगा टार्च दिखा रही है। हालांकि आजकल फ्रिजों में लाइट होती है। सपोज़ कोई काम चोरी से निकाल रहे हैं बिना लाइट जलाए भाई बहन, तो बहन टार्च दिखा रही है, बहन चोरी कर रहा, तो बहन क्या हो गई, चोरी में सह अपराधी हो गई। तो उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अकम्प्लिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अकम्प्लिस कहते हैं। फॉलोअर तो दूसरा अनुयायी हो जाता है, अपोनेंट विरोधी हो जाता है, कंपेनियन साथी हो जाता है। ये दोनों नहीं होगी, अकम्प्लिस होगा। आपका पहला आंसर हुआ। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताना है, एंटोनीम बताना है। एंटोनीम किसका देना है, स्टेबल का। स्टेबल मतलब जो एकदम स्थिर होता है ना, जो अपनी जगह पर क्या है, स्थिर खड़ा है। जैसे हिमालय है, स्टेबल है, अपनी जगह पर स्थिर है, हिल डुल नहीं रहा, खिसक नहीं रहा। तो इसका मतलब जो हिल रहा होगा अपनी जगह से, जो स्थिर नहीं होगा, तो जो स्थिर नहीं होगा वो क्या होगा, उसका एंटोनियम होगा। तो फिक्स्ड तो स्थिर हो जाएगा, ठीक, स्टडी भी स्थिर हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएंगे। सेकी मैंने हिलता हुआ, डिग डिग डिग, इधर दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, सेकी हो जाएगा आपका आंसर 3 वाला। सिक्योर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका स्टेबल का अपोजिट क्या हो गया, सेकी, जो हिल रहा हो, डिगमिग कर रहा हो। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड, फिर आ जाओ, जो इसकी स्पेलिंग गलत हुई हो वो बताना है आपको। ठीक, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में क्या होगा, देखो स्पेलिंग किसकी गलत है, आर्चर्ड की तो सही है जी, आर्चरी की गलत लग रही है। लग रही क्या है ही, मोनार्क की भी सही है, अनार्की की भी सही है, तो यही गलत है। तो आंसर कौन सा होगा, 2 वाला। अब आप कहोगे कि सही स्पेलिंग तो बताए नहीं, तो गलत क्या है, तो चलो बता देते हैं भैया, नहीं तो कहोगे कि हमें बताए नहीं। ARCH आर्क होता है, जब इसको आर्चरी बनाओगे तो ए ना लग करके क्या लगता है, ERY लगता है। इसमें यही जो ई है, यही वाला गड़बड़ किया है, यहाँ पर ए लगा दिया है। ठीक है, तो आर्चरी मतलब क्या होता है, धनुष विद्या होती है। ठीक है, आर्चरी हो गया, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक, अब आगे आओ क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, फिर वही नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं जी, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। आगे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमीडिएटली, मुझे इस प्रश्न, इस लेटर का तुरंत जवाब देना पड़ेगा। तो देखो मॉडल वर्ब लिखा है ना, मस्ट है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो पहली बात हमें ये देखना पड़ेगा। और जो मेन वर्ब होती है ना हमारी रिप्लाई, रिप्लाई के बाद हम जिस चीज़ का जवाब देते हैं उसके साथ लगाते हैं टू के बाद यूज करेंगे, लेटर हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो। मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देना है, रिप्लाई, आई मस्ट रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन, आई मस्ट रिप्लाई टू दिस लेटर। ठीक है, ऐसे आई मस्ट रिप्लाई टू दिस कमेंट, ऐसे किसी ने कमेंट किया, जवाब देना है तो रिप्लाई के बाद टू। ठीक है, और मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिप्लाई, तो ये रिप्लाई है, ये रिप्लाई है, ये रिप्लाई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो तीनों में सही है, एक में रिप्लाई के बाद टू लिखा है और इन दोनों में नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये दोनों गलत हो जाएंगे। कौन सा आंसर सही होगा, 3 वाला सही होगा। और यहाँ मस्ट के बाद रिप्लाइंग लिखा है तो ये तो गलत है ही। ठीक है, समझ गए ना आप। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्या कह रहा है, फिर खाली जगह भरो, और क्या, देखो ये खाली डिब्बा दे दिया इन्होंने। तो सी इज सो डैश ऑफ प्लांट्स। अब ध्यान देना कि जो भी वर्ड हमें लगाना है, एक तो क्लू आपको मिल गया ना, ये ऑफ, मतलब कोई भी वर्ड होगा तो जिसके बाद ऑफ लग सकेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जिसके बाद ऑफ लग सकता हो, तो देखिए किसके बाद लग सकता है। पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो। सी इज सो डैश ऑफ प्लांट्स दैट शी कैन स्पेंड हर एंटायर डे इन गार्डन। उसको पौधों का इतना शौक है कि वो सारा दिन गार्डन में बिताती है। तो शौक होने के लिए कौन सा, लविंग के बाद ऑफ नहीं लगता, फॉन्ड ऑफ लगता है, वेरी गुड। अटैच्ड के बाद ऑफ नहीं लगता, अटैच्ड टू लगता है। इंटरेस्टेड के बाद ऑफ नहीं लगता, इंटरेस्टेड इन लगता है। तो एक ही ऑप्शन आपका सही हो पाया, फॉन्ड ऑफ। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 2। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। फिर वही बात आई। अब देखो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है,
देखो क्वेश्चन यह है कि देयर हैव बीन हैवी रेन्स इन द सिटी, ठीक है, शहर में बड़ी भयानक बारिश हो रही है, बहुत तेजी के साथ हो रही है। आगे लिखा है इवन देन हरिकेन मेड रेनफॉल, ये इवन से अंडरलाइन होना चाहिए था, हमने अंडरलाइन करने में थोड़ी गड़बड़ी कर दी है। ये कहाँ से होगा, इन यहाँ से, ये इतना पोर्शन अंडरलाइंड है, ठीक है। इवन देन हरिकेन मेड रेनफॉल मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है बीन के साथ है परफेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। हरिकेन मेड रेनफॉल, रेनफॉल वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। तो मतलब क्या हुआ कि पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट में हैं, पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। याद आया कि टेंस कंपैटिबिलिटी मैंने बताया था कि अगर सिंस से दो सेंटेंस कनेक्ट होंगे तो पहला वाला प्रेजेंट परफेक्ट, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में होगा। वही शर्त यहाँ हो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो जो इवन देन लिखा हुआ है, इस इवन देन की जगह क्या लगना चाहिए था, सिंस लगना चाहिए था। तो हम ढूंढ लेते हैं ऑप्शन कहाँ पे मिलता है सिंस वाला। इवन देन हट के सिंस हो गया हो तो ये इवन देन पूरा हट ही जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, फ्रॉम द हरिकेन नहीं होगा, देन द हरिकेन होगा नहीं, ये लिखा है सिंस द हरिकेन मेड लैंडफॉल। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये 2 वाला आंसर हो गया। ठीक, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो इसमें क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर पूरे सेंटेंस का एक लाइन दी है। फ्लूइड सिक्रेटेड बाय फ्लावर्स, एक ऐसा फ्लूइड जो फूल सिक्रेट करते हैं। ठीक, सिक्रेट करने का मतलब क्या हुआ, अरे सिक्रीट करना जी, सिक्रेट वो राज रहस्य वाला नहीं है, स्रावित करना। फूल कुछ लिक्विड सिक्रीट करते हैं, विच इज कलेक्टेड बाय बीज, और मधुमक्खियाँ उसको कलेक्ट करती हैं फॉर मेकिंग हनी, शहद बनाने के लिए मधुमक्खियाँ जिस लिक्विड को कलेक्ट करती हैं फूलों से उसे क्या कहा जाता है, इम्पोर्टेंट हो गया। तो मतलब क्या कहते हैं उसको, मधु कहते हैं ना, या पराग कहते हैं, पराग हिंदी में क्या कहते हैं उसको, पराग। ये पराग दूध मत समझिएगा हैं। तो सारे वर्ड देख लेते हैं। एम्ब्रोसिया, एक वर्ड दिया है एम्ब्रोसिया, एम्ब्रोसिया को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अमृत कहते हैं, नहीं पता हो तो नोट कर लीजिए। यूफोरिया, यूफोरिया क्या होता है, उत्साह होता है, जोश होता है किसी चीज़ का। ठीक, उत्साह हो गया। जूस तो आप जानते हो। नेक्टर, नेक्टर का मतलब वही होता है जो फूलों में पराग पाया जाता है, उसी को कहा जाता है, फूलों के पराग को। तो मधुमक्खियाँ क्या इकट्ठा करती हैं फूलों से, पराग इकट्ठा करती हैं। आपका आंसर नंबर क्या हो गया, 4, नेक्टर इकट्ठा करती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक, और ये 16 है एडियम और फ्रेजेस का क्वेश्चन। इसमें देखो ये लिखा ना एडियम एंड फ्रेजेस, इसकी मीनिंग बतानी है आपको। अंडरलाइन यहाँ किया है थ्रू थिक एंड थिन, लेकिन सेंटेंस पढ़ के आपको बताते हैं, मतलब तो मुझे पता है इसका। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त का एहसानमंद रहूँगा, बिकॉज सी हैज़ बीन विद मी, वो उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब सुख में दुख में, तो दोनों चीज़ें इसमें, थ्रू थिक एंड थिन मतलब क्या हुआ, सुख में भी और दुख में भी, दोनों परिस्थितियों में उसने हमारा साथ दिया है। अब इस मीनिंग का कोई ऑप्शन ढूंढो। इन योर ओन प्लेस, नो। इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, यस, यही आंसर होगा। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यही है, समय से कोई लेना देना नहीं। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, बिल्कुल नहीं। सुख में, गुड टाइम्स में, बैड टाइम्स में जिसने साथ दिया वही उसी ने कहा जाएगा कि थ्रू थिक एंड थिन। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, और 17 में क्या बताना है, साइनोनिम बताना है। किसका साइनोनिम है, रैम्बलिंग का है। रैम्बलिंग मतलब बहुत बड़ा हो जाता है, तो लॉन्ग विंग्ड हो जाएगा। ठीक है, और एलेबोरेट मतलब बहुत सजा हुआ, बोरिंग होगा नहीं, आर्टिकुलेट होगा नहीं, लॉन्ग विंडेड होगा, सॉरी वाइंडेड। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 क्या कह रहे हैं, एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है, अपॉइंट का। अपॉइंट का मतलब किसी को काम पर रखना, नियुक्त करना। तो सेलेक्ट करना तो साइनोनिम हो गया, चूज करना साइनोनिम हो गया, असाइन करना साइनोनिम हो गया, डिसमिस नौकरी से निकाल देना, यही एंटोनिम हो जाएगा आपका। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन तो एकदम से हलवा दे दिया इन्होंने। ठीक है, वो भी गाजर का नहीं, उसमें थोड़ी मेहनत लगती है।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में है ग्रामेटिकल एरर, स्लैश लगा हुआ है। जॉन वांटेड टू नो, ठीक, जॉन वांटेड टू नो क्या जानना चाहता है कि इफ़ विल जान कम, अरे यार जब इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो विल बाद में आएगा, जॉन पहले आएगा, और विल ये वांटेड क्या है, वांट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो विल का क्या हो जाएगा फिर वुड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो जॉन वांटेड टू नो इफ़ जॉन विल, जो विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड कम टू कॉलेज इन द इवनिंग, ठीक है। तो वुड हो जाएगा, कहाँ गलत है, इफ़ जॉन विल, ये इसकी जगह पर ये इधर आएगा और हो जाएगा वुड। तो आंसर कौन सा हुआ आपका 4, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 फिर ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। ये देखो अब ये क्या है, यहाँ क्या करें, ओइंग फॉर, अरे ये गलत हो गया, ओइंग टू होता है। देखो कारण बताने के लिए जब हम कोई प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, ड्यू टू, एक होता है ड्यू टू, एक होता है ओइंग टू, ठीक है, और एक होता है ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब की वजह से, के नाते, ऑन अकाउंट ऑफ ये हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। ओइंग के बाद टू लगता है, ड्यू के बाद टू लगता है, क्लियर। तो ओइंग टू, ये जो लिखा है तीसरा वाला ओइंग फॉर, वो क्या हो जाना चाहिए था, ओइंग टू हो जाना चाहिए था। आंसर क्या होगा आपका 3 होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में एक पैसेज दिया हुआ है, उसमें 5 खाली जगहें हैं जिसमें अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। देखो, अ जॉब एकेडमिक इंटरव्यू, अ जॉब और एकेडमिक, जॉब इंटरव्यू हो या फिर एकेडमिक इंटरव्यू हो, तो अ जॉब और एकेडमिक इंटरव्यू इज़ अ डैश मीटिंग, यहाँ लगाना है, एक डैश मीटिंग होती है एट विच पीपुल आर आस्क्ड क्वेश्चंस बाय वन और अ डैश ऑफ इंटरव्यूअर्स। तो एक आदमी पूछता है या इंटरव्यूअर्स का एक ग्रुप होता है। इंटरव्यूअर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, पैनल कहते हैं एक्चुअली, ठीक, ध्यान रखिएगा। जो लोग इंटरव्यू लेते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, 2 लोग 3 लोग 4 लोग जो भी होते हैं उसको पैनल कहा जाता है, पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, टू फाइंड आउट, कुछ से क्वेश्चन पूछते हैं, टू फाइंड आउट इफ़ दे आर सुटेबल फॉर अ जॉब, कि ये लोग जॉब के लिए सुटेबल हैं या नहीं हैं। समटाइम्स इंटरव्यूज फॉर जॉब्स आर वॉक इन, कभी कभी जो जॉब के लिए इंटरव्यू होते हैं वो वॉक इन होते हैं। वॉक इन का मतलब क्या हुआ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के सीधे आ जाइए, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, सीधे आ जाइए। तो विच मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि द कैंडिडेट डैश इंस्ट्रक्शन इन एन, डैश का मतलब क्या होता है, वो कहीं से इंस्ट्रक्शन पाता है, कहीं से इंस्ट्रक्शन उसको मिलते हैं, इन एन डैश, डैश यहाँ एन लगा हुआ है, एन लगने का मतलब कोई भी चीज़ यहाँ वावेल से स्टार्ट होगी। इन एंड डैश, कहीं से उन्होंने न्यूज़पेपर वगैरह में से कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिली और उसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग गो डायरेक्टली विद ऑल रिलेटेड डैश, हर चीज़ के साथ पहुंच जाते हैं। अब यहाँ क्या चीज़ लगाओगे 5वें नंबर पर, थोड़ा क्लियर कर देते हैं, क्लीन करके तब देखते हैं। 5वें में क्या लगाओगे, यहाँ जो आगे लिखी है सच एज, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिखा है CV, सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, CV, सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल क्या होते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे 5वें नंबर पे क्या लगाओगे आप, डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट से मिलता जुलता कोई वर्ड आप लगा सकते हैं यहाँ पे 5वें नंबर पर, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें CV शामिल हो, सर्टिफिकेट शामिल हो, टेस्टिमोनियल शामिल हो, उन्हें क्या कहोगे, वही वर्ड लगाना है, ठीक है। तो इन्होंने खुद ही बता दिया क्या लगाना है, टू अ प्लेस वेयर एन इंटरव्यू इज़ कंडक्टेड, उस जगह पर जहाँ इंटरव्यू चल रहा होता है। तो ठीक है, चलो पहले वाले में भरते हैं कि जॉब या एकेडमिक इंटरव्यू डैश मीटिंग होती है। एक कैसी मीटिंग होगी, एक लेथल मीटिंग, जानलेवा मीटिंग होती है, कि एक डिसाइडेड मीटिंग होती है, कि एक फॉर्मल मीटिंग होती है, कि पब्लिक मीटिंग होती है। तो ये लेथल मीटिंग, जानलेवा मीटिंग तो होती नहीं, डिसाइडेड मीटिंग भी नहीं होती, पब्लिक मीटिंग नहीं है, भाई हर आदमी थोड़े आ रहा है वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। तो एक फॉर्मल मीटिंग होती है, ठीक है। इंटरव्यू क्या है, एक फॉर्मल मीटिंग होती है, उसमें सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं, औपचारिक होती है, ठीक है। पब्लिक मीटिंग हो जाएगी तो इनफॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। आगे आ जाओ, दूसरे वाले फिलर में हमें क्या लगाना है। इसमें होता क्या है कि जिसमें पीपल आर आस्क्ड, लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चंस बाय वन आर डैश ऑफ इंटरव्यूअर्स। तो इंटरव्यूअर्स के ग्रुप को क्या कहते हो, कंपनी ऑफ इंटरव्यूअर्स होता नहीं, पैनल ऑफ इंटरव्यूअर होता है, बंच ऑफ इंटरव्यूअर नहीं होता, बैंड ऑफ इंटरव्यूअर ये भी नहीं होता, बैंड ऑफ रॉबर्स होता है।
या म्यूजिशियंस होता है, तो इंटरव्यूअर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, पैनल कहा जाता है। तो भाई पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स दूसरा वाला हो जाएगा। अब तीसरे वाले फिलर में क्या लगाओगे, आप देख लेते हैं पहले यहाँ पे है क्या, किस जगह पे है, किस मोड़ पर है। ये डैश इंस्ट्रक्शंस इन एंड डैश, तो कहीं से इंस्ट्रक्शन ये लोग पाते हैं वहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। तो डिवोटिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं होगा, प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शन ये नहीं तैयार करते, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, हाँ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए लोग पहुंचते हैं। इन एक्टिंग का मतलब होता है ये स्टेज वगैरह पे यूज़ किया जाता है, यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इन एन, अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अपने आप यहाँ लग रहा है ना कि जिसमें विज्ञापन दिया जाता है वही होगा, तो विज्ञापन के लिए वहाँ कुछ भी आ सकता है, एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, ज़्यादा अच्छा तो यही सुटेबल लग रहा है, ठीक है। तो चौथे नंबर पे देखते हैं क्या ऑप्शन मिलता है हम लोगों को। तो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इन एन इंस्टेंस, उदाहरण होगा नहीं, एडवर्टाइजमेंट होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में नहीं है, स्टेटमेंट में नहीं होगा। तो किसी एडवर्टाइजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो लोग अपने सारे कागजात के साथ पहुंच जाते हैं। तो पाँचवें नंबर पे वहाँ पे क्या होगा, CBUB जैसा कोई कागजात होता है, तो CB जैसे कागजात को क्या कहते हैं, स्टफ कहोगे नहीं, मटेरियल कहोगे नहीं, पर्सनल कहोगे नहीं, डॉक्यूमेंट्स कहोगे, यस यही कहेंगे हम, डॉक्यूमेंट्स के साथ। यहाँ पाँचवें नंबर पे क्या लग गया, डॉक्यूमेंट्स के साथ ये लोग पहुँच जाते हैं कहाँ, इंटरव्यू देने के लिए। तो ठीक, ये हो गया आपका ये पैसेज, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने कितने कर दिए, 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने फिर कर दिए, इंटू 6 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। 150 क्वेश्चंस हम लोग अभी तक कर चुके हैं, और इसके आगे भी करते रहेंगे जब तक आप लोगों का GD का पेपर चलेगा, तब तक हम इस तरह से प्रीवियस पेपर डिस्कशन कराते रहेंगे। आप PDF डाउनलोड करके पेपर सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हाँ ठीक। किसी में लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, किसी में लेवल थोड़ा सा घट जाता है, हालांकि एवरेज के आसपास ही रहता है अंग्रेजी का जो GD में इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और अगले वाले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।